आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हमारा टारगेट है 3 एग्ज़ाम जो यूपी के मेन एग्ज़ाम है। यूपीएसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और होमगार्ड। हिंदी की मुश्किल से 30 क्लास मान के चलिए, 30 प्लस माइनस 2 भी हो सकती हैं। इन 30 क्लास में आपकी हिंदी पूरी ख़त्म हो जाएगी। जिसमें याद करने वाला पोर्शन है, जो याद करने वाला पोर्शन है आपको याद करना पड़ेगा। याद करने में 1 घंटा, 1 या 1.5 घंटा 1 या 1.5 घंटा आपको याद करने वाले सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, जिसमें पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप इनको कवर कर लेंगे तो बाकी याद करने बाकी तो चीज़ें नॉर्मल सी हैं हिंदी में, जैसे पढ़ा हूँ वैसे पढ़ते जाना। तो आज हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। पहले मैं वो चैप्टर कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली आ जाता है वहाँ से। बाकी उसके लास्ट, सबसे लास्ट में हम चैप्टर करेंगे भक्ति काल, रीति काल में विभाजित जो किए गए हैं, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं आज, वर्णमाला। तो वर्णमाला में थोड़ा समझिएगा। वर्णमाला 2 प्रकार से विभाजित होती है। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है ना। अगर माना जाए तो वैसे तो अब 40 हो गई है। अगर मूल पूछेगा तो 33 ही होती है, का से लेके और पात तक की सीरीज जो है वहाँ तक। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, तो यहाँ पे स्वर है। ठीक है। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है ना। स्वर की संख्या है 11। अगर स्वर को 3 भागों में या 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें 4 हर्ष स्वर हैं, 7 दीर्घ हैं, 1 प्लुत है। अगर मात्रा की बात करेंगे, मात्रा की संख्या होती है 10। ठीक है ना। किसकी मात्रा शामिल नहीं होती है? छोटे आ की मात्रा को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो मूल स्वर होते हैं। ठीक है। मूल स्वर जो होते हैं वो सजातीय कहते हैं। विजातीय वो होते हैं जो मिश्रित स्वर होते हैं। जैसे अगर उसकी बात करें, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, आ, ई, उ, ये हमारे सजातीय हैं। ठीक है। यानी कि हम सजाती से ऐसे याद रखेंगे, मूर्ख दी, जो सबसे बड़े हैं, जो मूल हैं, उनमें कुछ भी चीज़ जोड़ के नहीं बनाएगी, ये सजाती है। एक याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सजाती याद कर लो, आ, ई, उ, बस। इसके अलावा ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। ऐसे व्यंजन को अगर देखेंगे, व्यंजन की अगर मूल की बात करेंगे, मूल 33 होते हैं और कुल कितने होते हैं? 40 होते हैं। ठीक है ना। अगर मुख्य भेद की बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन्हें मिला के 33 हो जाते हैं। ठीक है।
इसमें ही अगर हम पूरे संयुक्त व्यंजन चार हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन चार, द्विगुण दो, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं हम। एक अभी जस्ट पिछले साल ही हिंदी संस्थान है उसने शामिल किया है, जो ला की शेप में है। इस तरीके से इसको हिंदी में एक विशिष्ट व्यंजन का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है ना। आइए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध, यानी वर्ण क्या होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं हम। अगर इन्हीं वर्णों को अगर क्रमबद्ध नहीं है तो हम उन्हें वर्ण समूह कहते हैं। जैसे का से लेके छत्र ज्ञान तक को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। चा और खा मा, यानी बीच में से अल्टरनेट भी कोई उठा लेंगे हम तो उन्हें वर्ण समूह बोलते हैं। जिसका समूह यहाँ रह गया है, ये यहाँ आएगा। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो ब्रह्मी लिपि से ही आगे की तरफ आई है। यानी उससे पहले ब्रह्मी लिपि थी, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन यानी कहेंगे अपडेट वर्जन क्या हो जाता है हमारा? देवनागरी लिपि हो जाती है। इसको हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को ध्वनि के मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे पीछे मैंने बताया था आपको, स्वर और व्यंजन। अगर उच्चारण के आधार पर बोलेंगे तो इसकी एक ट्रिक है, के टी एम डी ओ। तो यानी कितने भागों में हो जाते हैं? 5। अगर व्यंजन को बोलेंगे तो 5 भागों में व्यंजन डिवाइड हो जाते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किंतु अगर स्वर की बात करेंगे तो 6 स्थानों से उच्चारित होता है। ठीक है ना। जिसमें कंठोस्त भी शामिल हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना। कंठोस्त में क्या आते हैं हमारे अंग आते हैं। ठीक है ना। आयोग वह व्यंजन होते हैं जिनका कोई भी वहन नहीं कर सकता। आयोग वह जिनका कोई भी वहन नहीं कर पाए। ठीक है ना। इनकी गिनती स्वर में हो जाती है, ना इनकी गिनती व्यंजन में होती है, लेकिन उनके साथ लगकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है ना। वही बात यहाँ लिखी है, जिसका वहन कोई ना कर सके। इनकी गिनती ना तो स्वर में अंतर आती है, ना ही व्यंजन के अंतर आती है, किंतु इनकी आवश्यकता स्वर और व्यंजन को होती है। उनके साथ लग जाते हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन के साथ होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। ठीक है ना। आयु वगैरह दो होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और बड़ी अंग को विसर्ग भी कहा जाता है। यानी छोटी अंग को अनुस्वार कहेंगे और बड़ी अंग को हम क्या करेंगे? विसर्ग कहा जाता है। आगत, जहाँ कहीं भी आपको आगत दिख जाएगा, आगत का मतलब होता है बाहर से आई हुई चीज। ठीक है। तो जैसे हमारा जा है, फ है, मतलब हिंदी वर्णमाला में कुछ उर्दू से शब्द लिए गए हैं, उन्हें भी आगत की श्रेणी में डाला जाता है। तो हमारे केवल एक ही स्वर है जो बाहर से हमने लिया है, वो है आ, जिसके ऊपर हमारे चंद्रबिंदी लगी होती है। ठीक है। इसके जैसे कि तुमने कहीं ये देखा, ऑफिस लिखा है, ऑफिसर लिखा है, तो इसमें एक ही आगत स्वर है, हमको याद रखना है, वो क्या है हमारा? आ। अब हम बात करेंगे जीभ के आधार पर, कहाँ का जीभ हमारी, कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। ठीक है ना। तो पहला मध्य भाग से पढ़ते हैं। मध्य भाग में केवल एक ही अक्षर आता है, वो है छोटा आ। ठीक है ना। याद रखने का तरीका है, केवल मध्य में एक ही आता है कि छोटा आ। अग्रभाग की करेंगे तो अग्रभाग में बस इतना याद रहा, ई ए। ठीक है ना। इनको ऐसे याद रख सकते हो। गोलमाल, गोलमाल मूवी थी, उससे आई हो। ठीक है ना। इस तरीके से याद रख लेना।
बाकी आप इधर उधर ना भटकें, यहाँ कंटेंट एक नंबर मिलेगा। कोई गलती हो जाती है तो कमेंट मार दे नीचे, ठीक है। बाकी जो भी अक्षर हैं वो पश्चवाक से ही बोले जाएंगे। ऐसे मुख आकृति के आधार पर हो गए, हमारा मुंह कितना खुला है कितना बंद है उसके आधार पर। अभी हमने देखे जीभ के स्थान पर, पीछे जो देखे थे हमने पश्च भाग में, अग्रभाग में, ठीक है ना, और मध्य भाग में। ऐसी मुखाकृति के आधार पर देखेंगे, एक संवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है। संवृत का मतलब होता है मुख कम खुलता है। अर्ध संवृत का मतलब होता है संवृत से ज़्यादा मुख खुलेगा। विवृत का मतलब होता है कि मुख बहुत ज़्यादा खुल जाता है। अर्ध विवृत का मतलब कम मुंह खुलेगा, ठीक है ना। संवृत का स्वर में क्या आते हैं, ई उ, ठीक है ना, बात समझ में आई। अर्ध संवृत में ए और ओ आते हैं। विवृत में केवल बड़ा आ आता है। अर्धविवृत में अ, ओ, ए, औ, ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब ओठ के प्रयोग के आधार पर बोलेंगे हम। विवृत मुखी, अर्धविवृत मुखी। बात सब, हाँ, व्रत का मतलब जानते हैं ना। व्रत का मतलब क्या होता है, गोल। तो व्रत की मुखी का मतलब जब मुंह हमारा कैसा हो, गोल खुले। कैसा खुले, गोल, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मुंह हमारा ऐसा खुलता है तो जितने भी ऐसे शब्द आएंगे छोटे आर और बड़ा आ को छोड़कर, ठीक है ना, जितने भी ऐसे शब्द होंगे गोल वाले, वो व्रतमुखी कहलाते हैं। बाकी सब क्या कहलाते हैं, अव्रतमुखी कहलाते हैं या अर्धव्रतमुखी कहलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो याद करने का तरीका समझ में आया आपको। यानी ओठ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। तो व्रतमुखी, तो व्रतमुखी हम कैसे याद करेंगे हमारा मुंह कैसे बोलता है, ऐसे तो जितने भी गोल वाले शब्द होंगे वो व्रतमुखी में आते हैं, छोटे और बड़ा को छोड़कर। बस इतना याद रखना है आपको। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन ऐसे शब्द हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जो व्यंजन है अगर उस पर किसी की भी मात्रा नहीं है, अगर मान लो स्वर, किसी भी स्वर की मात्रा नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से दिखेगा, हलंत लगा वो। जब आ की मात्रा लग जाती है तो वो पूरी तरीके से इस तरीके से बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं का, एक का के साथ हलंत है, ठीक है ना। तो मूल स्वरों की संख्या तो हमको उन्होंने बताई थी 33 होती है, ठीक है। व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहा जाता है। ये बात याद रखने वाली है, कहीं कहीं पूछ भी ले भाई से परतंत्र क्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें परतंत्र कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाइए। व्यंजन कितने, 3 प्रकार से विभाजित होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन पे बोलने पे हमारे मुंह से क्या निकले, भाप निकले, ठीक है ना, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन याद कर लो, 25 होते हैं, ठीक है ना। एक का से पा वर्ग के तक होते हैं, ठीक है। जैसे का वर्ग में क्या आता है, का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, जा, आया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, मा। तो इनको भी वही बताया था मैंने अभी, इसको के, टी, एम, डी, ओ, के, टी, एम, दो, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे बात समझने वाली है, एक और बात समझ लो। अगर कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है,
ये भी तो पूछा जाता है इनमें। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, उस व्यंजन को हमें पता है जो शाह होता है, इसके बाद ये वाला शाह आता है, फिर ये शाह आता है, फिर हा आता है। ठीक है ना? इसको याद रखेंगे तुम टोक, या तुम डी के हो। समझने वाले समझ जाएं क्या कहना है, तुम डी के हो। ठीक है ना? तो ये किससे बोला जाएगा? तालव्य से। ये किससे बोला जाएगा? मूर्धन्य से। ये किससे बोला जाएगा? दंत से। ये किससे बोला जाएगा? कंठ से। मेरे अंदर से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है? हाँ, अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? या, र, अल्लाह, व। ठीक है ना? ठीक। हमें दो चीज यहाँ पे याद रखनी है। एक तो यब को याद रखो। यब क्या होते हैं? हमारे अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है ना? ये दोनों एक साथ याद कर लेंगे आप। ठीक। इसको रा को हम लुंठित भी बोलते हैं, और प्रकम्पत्ति बोलते हैं। ठीक। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे आपको ला को भी याद रखना है। यानी तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसको अब समझ में आया? उस व्यंजन को एक साथ लिख दो। शाह, 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 हा। तुम डी के हो। रटने की बात खत्म। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात क्लियर एकदम? ठीक। तो पांच में जो अक्षर है उसको हम नासिक के वर्ग भी बोल देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाक से सांड होती हुई हमें सुनाई देगी। ठीक। अब हम पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखिए, का वर्ग अभी बताया था मैंने, के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है ना? अब देखो, ये आपको इस तरीके से याद करने लगेगा। आ का यहाँ तक, और विसर्ग भी। ठीक। और इसको याद करने का तरीका तो और कोई नहीं है, फिर भी मैं एक समझा देता हूँ, अगर वो समझ में आ जाए तो हम लिखेंगे आ, फिर आ। ठीक है ना? फिर ई, फिर ई। ठीक। फिर ऋषि। ठीक। एक खाली छोड़ेंगे। फिर ऊ, ऊ। फिर ए, और ए। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, साफ जगह में लेते हैं। हो गया मिटाने वाला। फिर यहाँ समझो, अगर याद होते हैं तो आपके साथ अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से याद लिखो। आ हमने यहाँ लिखा, फिर मैं बढ़ा रखा, फिर आ के बाद ई लिखी, ई लिखेंगे। ठीक है? फिर यहाँ री लिखेंगे। ठीक। ये वाला खाली छोड़ेंगे। ठीक। इसके बाद ऊ लिखेंगे, ऊ लिखेंगे। ठीक। फिर इसके बाद ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, बढ़िए। ठीक। इसके बाद ओ लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक का वर्ग के लिए हो जाएगा के, टी, एम। डी से कोई नहीं होता, ओ, के टी एम दो। आप यहाँ के टी से याद रखेंगे। ठीक है ना? और इसको हम क्या, दंत ओष्ठ बोलेंगे। हाँ, ये दंत ओष्ठ हो जाएगा। दो, के टी दो। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है?
रटने से भूल जाते हैं चीज़ें बार बार। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला वर्ग कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। हमें याद रखना है कि स्वर हमारा दंत पे नहीं आता बस। ठीक है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ठीक, छोटा हो बड़ा हो, छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो, इस तरीके से याद रख लो बस। सॉरी, एक चीज, कंठोष्ठ होता है, केओ होता है, केओ, दिमाग से निकल गया, सॉरी। ठीक, वह आता है हमारा केवल दंतोष्ठ। मैंने बताया था 6 तरीके से स्वर बोले जाएंगे। देखो, पहला नंबर पे ये बोला, व्यंजनों को 5 तरीके से उच्चारण करते हैं, स्वरों को 6। स्वर का बताऊं, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि स्वर कंठ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे, मूर्धन से बोलेंगे, ओठ से बोलेंगे, कंठ तालब से बोलेंगे, कंठों से। यानी कंठ की जरूर पड़ेगी हमें स्वर बोलने में, मतलब डबल वाली में जब बात करेंगे। जैसे कंठ के साथ तालब भी बोलेंगे, कंठ के साथ ओष्ठ बोलेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, 2 व्यंजन एक ही स्वर के सारे बोले जाए, यानी कि 2 व्यंजन को जोड़ेंगे उसके साथ एक स्वर होगा तो क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे का के साथ क्या, शा, तो क्या बोले? छत्र। त्रा के साथ, ता के साथ रया तो क्या बोले? त्रा। ज्ञा के साथ जया और या है। शा के साथ शा और रा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लो। इसको मेरे नहीं तो हर कोई बंदा जानता होगा, कॉमन चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अभी बताया था आगत स्वर था, जैसे ऑफिसर था, आ था वहाँ नहीं था। ऐसी जगह जा और फा बाहर से आए हुए हैं, उर्दू से लिए गए हमें। ठीक है, उर्दू या अरबी फारसी का मिला जुला रूप उर्दू ही है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला कुल कितने हो गए? 53 वर्ण हो गए। तो जिसमें 11 स्वर थे, 2 आए हुए हैं, उसके बाद 3 मूल व्यंजन थे, 33, सॉरी, दो द्विगुण जिनको उच्चित व्यंजन भी बोलते हैं, डाढ़ा। 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, छत्र, ज्ञा और श्र। ठीक है, इसमें एक नया बताया था मैंने, क्लास शुरू की थी, तो विशिष्ट व्यंजन भी एक शामिल हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसका भी कुछ, इसका नाम अभी तय नहीं हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मगर लगता है ला जैसा है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए इसमें? 53 हो गए। ठीक, अब बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, और प्राणवायु या उच्चारण प्राप्त करने के स्थान पर इसके 2 हैं, हल प्राण और महाप्राण। आप इसमें से केवल एक चीज याद रखेंगे, वो है महाप्राण। ठीक है ना, और कुछ नहीं, बस आपको याद रखेंगे प्राण के आधार पर 2 होते हैं, अल्प और महा। ठीक, मैं महान पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसको दूसरी तरीके से समझाऊंगा। ठीक, अल्प को, जिन व्यंजनों में वर्णों का उच्चारण श्वास वायु में अधिक मात्रा की सांस निकलने से होती है, यानी महान प्राण, यानी ज्यादा सांस निकलेगी। यह बात क्लियर है? तो इसमें लोग को लिखना पड़ेगा आपको, 2-4 लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। जब 2-4 लोग महान होंगे तो उनके साथ गर्मी भी निकलेगी, लड़ाई होगी 2-4 लोगों में, तो उनमें ऊष्मा भी होगी प्रकट। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें ही बात करेंगे हम अल्प प्राण की। अब 135 रुपये है हमारे पास। ठीक,
135 रुपये में क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अंत नज़दीक आ जाता है हमारा। तो 135 रुपये या अंत याद रख लो, या दो चार लोग महान होते हैं, महान के साथ लड़ाई भी करते हैं तो उसमें निकलेंगे। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, जो अभी आपको लगे सही लगे उसको याद कर सकते हो, एक को छोड़ देना, नहीं तो रटने जैसी से हो जाती है बातें। ठीक है, घोष के बारे में बात करेंगे। घोष का मतलब क्या होता है? हमारी जब बोलते हैं तो हमारी कंपन पैदा होती है, ठीक है ना, उसी को हम घोष बोलते हैं। जिनमें अघोष क्या होते हैं? जिनमें कंपन नहीं पैदा हो उनको अघोष बोलेंगे। तो अघोष में हमें याद रखना पड़ेगा आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और शाशा, यानी कि पहला और दूसरा, फिर उसके साथ ऊष्म। ठीक, ऊष्म में हमें याद रखना है इसमें हा शामिल नहीं। ठीक है, ठीक, यानी कि अघोष में याद करना पड़ेगा, एक और दो, 12 लोग होंगे एक साथ, ऊष्म होगा। ऊष्म होगा, लेकिन ऊष्म के 3 लोग होंगे हमारे पास, चौथा शामिल नहीं होगा, लास्ट वाला। चौथा कौन सा शामिल नहीं होगा? हा। इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, बात क्लियर आई नहीं आई? ऐसी सघोष में क्या होते हैं? जिन वर्णों उच्चारण में हमारी स्वर तंत्र कंपन होता है उसे क्या बोलते हैं? सघोष। यहाँ याद करने वाली बात है कि सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और हा। मैं आपको यही बोलूंगा, आघोष याद कर लेना, 12, 12 के साथ ऊष्म, ऊष्म में चौथा नहीं होता, बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पंचम अक्षर क्या होता है? नासिक के होते हैं, जिसमें अड़ा या ना मा शामिल होते हैं। ये अल्पप्राण है और क्या है? सघोष है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण चंद्र बिंदु को भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए, अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुख और नाक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। ये याद, नोट, इम्पोर्टेंट बातें याद रखना थोड़ा। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? ठीक है, जिनका उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है। ठीक है, नाक की सहायता से किया जाएगा। ये इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, आँख, ऊँट, चांद। ठीक है ना, अनुस्वार चिन्ह, जिनका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों से में किया जाए। इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। ये स्वर छोटा अंग था, उसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, बताया तुम्हारे पीछे। ठीक है, तो ये याद रखने की, नाक से अधिक हवा निकलती है इनमें और मुख से कम, जैसे कंकड़, चंचल, कटक। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। किसी अनुनासिक क्या होते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले वर्णों को, एक मिनट रुकिए, इसको करेक्शन कर दूँ मैं। वर्णों को निर्वासिक कहते हैं।
ठीक है। जैसे इधर, उधर, अगर, मगर, यानी ये अक्षर कैसे हैं, केवल मुंह से ही बोले जाते हैं, ठीक है ना। विसर्ग, इसका उच्चारण हाँ की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग में भी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट आपको जब संधि पढ़ेंगे तो बहुत काम आएंगे। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। हलंत व्यंजन का प्रयोग बिना रहित किया जाता है, तब व्यंजन के वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है। हलंत का प्रयोग स्वरों को साथ नहीं किया जा सकता। हलंत का मतलब क्या है, उसमें मात्रा नहीं चढ़ी है, ठीक है। हलंत का यही मतलब है। देखो संयुक्त उच्चारण में क्या है, संयुक्त अक्षरों में का मतलब समझिए पहले। ध्वनि की रीति के अनुसार, यानी ध्वनि कितनी बार आ रही है, यानी एक अक्षर कैसे आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कैसे बोला जाएगा। जैसे हमारा क्या है, यहाँ समझिए संयुक्त ध्वनियाँ क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यंजन हो और इनके बीच एक स्वर आ जाए, ठीक है। जैसे हमारा ट्रक है, व्यंजन, व्यंजन, ठीक, ट्रक। जैसे प्रवाद है, पा, व्यंजन, ये भी व्यंजन, ठीक है। रा हमारा कभी कभी स्वर की तरह भी काम कर लेता है, ठीक। बात समझिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों की ध्वनि परस्पर संयोग होकर एक स्वर के सहारे लिखी जाए तो वे संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, ग्रहण, मिलान, प्रभात, कलांत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्रकर्ष, व्रण, ब्राह्मण। संपर्क ध्वनियाँ क्या होती हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर होकर यानी तो इसमें क्या होंगे व्यंजन, जैसे कंबल, कंपन, ठीक है ना, बंदर, ठीक। क्या बोला, दो व्यंजनों से संयुक्त होकर वे ध्वनि संपर्कित ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे का है, यहाँ इसके बीच में क्या है, व्यंजन, 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 ठीक। इनको पहचानना आसान है, उनको भी पहचानना आसान है, ठीक है। युग्मक ध्वनि कहती है जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि की द्वित्व हो जाए, यानी एक ही शब्द बार बार आ जाए। जैसे प्रसन्नता, दिक्कत, अरुच, अक्षुण्ण, मशक्कत, मन्नत, प्रफुल्लित, ये क्या है, हमारे युग्मक है कुछ। ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अच्छा, इसमें भी बचा है स्पर्श व्यंजन, चलिए कोई नहीं, बता तो पहले भी दिए। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से होती हुई निकलती हुई हवा मुंह के विभिन्न भागों से कंठ, कैन, केटीएम से निकले, ठीक है ना, उन्हीं को क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक। चूंकि ये बात याद रखना है, चूंकि व्यंजन उच्चारण के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, वर्गों में विभाजित है, इसलिए वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये का से लेके पा वर्ग तक विभाजित है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आपको बताया था, जिनमें क्या निकले, ऊष्मा निकले, मुंह से एनर्जी निकले, हवा निकले, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। उत्तिच व द्विगुण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में समय जीवा के ऊपर उठकर मूर्धन्य के स्पर्श करती है, यानी तालु से लगती है, फिर नीचे एकदम पटक देते हैं, जैसे डाढ़ा, यानी ऊपर चलेगी फिर नीचे लगेगी एकदम तेज से। अर्धस्वर वे ध्वनियाँ हैं जब कभी स्वर और कभी व्यंजन की तरह भांति करते हैं।
जैसे मैंने बताया था या और वाह, ठीक है ना। इनमें अगर इनका प्रयोग देखेंगे तो या का आएगा ई के बाद और ऊ का आएगा वाह के बाद, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया हूँ। ई ई के बाद आएगा या और ऊ के बाद आएगा वाह, ठीक है ना। लुंठित, प्रकंपित एक ही है रा, ठीक। जब तुम बोलोगे रा तो जुबान लड़खड़ाएगी, लगेगी इधर से उधर, ठीक है ना। तो वो लुंठित होते हैं। पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज जीभ के पार्श्व यानी पीछे, जबान से बाहर हवा निकल जाए, यानी जुबान को छुलते हुए हवा निकल जाए। हिंदी भाषा के अंतर्गत ना, ला, शा, जा, रा, सॉरी, ला, ला पारस व्यंजन ला होते हैं। वही मैं पूछूं कहाँ पहुंच गया। वर्त से व्यंजन वो होते हैं जिनके ऊपर के दांत भीतरी मसूड़े को व्यर्थ कहते हैं। जहाँ उच्चारित व्यंजन व्यर्थ कहलाते हैं, जिनकी भाषा के अंतर्गत ना, ला, सा, जा, रा से जे आते हैं हमारे, ठीक है ना। कुछ ये तो सही याद करने वाले स्पर्श संघर्ष क्या होते हैं? चा, छा, जा, झा, इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्ष अगर बोलोगे तो आपको जुबान ऐसी लगेगी कहीं ना कहीं बोलने में क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। ढा, ढड़ा को द्विगुण या उच्छिप्त या उनिप या संकर वर्ण या तारंजट वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगु या उच्छिष्ट या उन्नीप या संकर या तारंजट वर्ण भी कहते हैं। जैसे अणा, अया, अणा, ना, मा, इन पांच वर्णों को पंचांश नासिक वर्ण और पंचम वर्ण भी कहा जाता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। या वा को हमने भी बताया था, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। रा को प्रकंपित, लुट्ठित या कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित का अर्थ मैंने बताया जीभ के आगे से मुड़ना, यानी वाइब्रेट करेगी। ला हमारा पार्श्व व्यंजन है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला के दो अमानक वर्ण हैं, जहा और भा, जिन्हें पहले जहा और वा के रूप में लिखा जा। हा को ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्रों की काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि नामों से जाता है, जो ध्वनि न स्वर है न व्यंजन है। इन्हें आयोगवाहक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और बाकी कमेंट करके बताना वीडियो